प्रणाम दोस्तों। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दशकों से वीर सावरकर के बारे में कई झूठ गढ़े गए हैं। इतने ज़्यादा कि मैं उसे एक वीडियो में कवर भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने कहा था कि तब मैं 6 झूठ जो हैं उनको मैं डिबंक करूँगा। और मैंने तब कहा था कि मैं इसका एक पार्ट 2 लाऊँगा जहाँ पे मैं उनके बाकी 6 झूठों को डिबंक करूँगा। लेकिन वो बाकी के 6 झूठ जैसा मैंने कहा था पिछले वाले के मुकाबले बहुत ज़्यादा घोर हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। इसलिए मैंने ये तय किया कि इस पार्ट 2 वाली वीडियो को मैं 2 वॉल्यूम्स में रखूँगा। तो ये पार्ट 2 वॉल्यूम 1 है, जैसा आपने थंबनेल में देखा ही होगा। यहाँ पे मैं उनके 6 में से 3 आक्षेपों का खंडन करने वाला हूँ और फिर अगले वाले में बाकी तीनों का मैं खंडन करूँगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अक्षय जोग जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी पुस्तक की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। खासकर ये पहला आक्षेप जिस पर मैं बात करने वाला हूँ, जो ये है कि वीर सावरकर हिटलर और नाज़ी के सिंपैथाइजर थे। ये झूठ अक्सर ही सावरकर जी के बारे में बताया जाता है, खास करके कुछ जर्मनी के कुत्तों द्वारा, कि सावरकर जी तो एक हिटलर के फैन बॉय थे। इन्हें ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि सावरकर जी हिटलर के फैन बॉय थे या फिर वो ब्रिटिश के एजेंट थे, क्योंकि वो दोनों नहीं हो सकते। एंड हियर्स द केस, वो दोनों ही नहीं थे। इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 1938 को, जब पुणे में वीर सावरकर 2000 लोगों के सामने एक स्पीच देते हैं, जहां वो कहते हैं कि जर्मनी को पूरा हक है नाजिज्म अपनाने का और इटली को पूरा हक है फाशिज्म को अपनाने का, क्योंकि उस तरह की नीति उनके काम आती है। हम कौन होते हैं जर्मनी, जापान, इटली या फिर रशिया को बताने वाले कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या अपनाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हिटलर को पंडित नेहरू से ज़्यादा ही पता है जर्मनी के बारे में। अक्सर ही इस भाषण का इस्तेमाल किया जाता है ये दिखाने के लिए कि वीर सावरकर नाज़ी और हिटलर के सिंपैथाइजर थे, क्योंकि वो उनकी तारीफ कर रहे थे एक तरीके से। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि सावरकर बस इतना बोलना चाह रहे थे कि जर्मनी की पॉलिसी किस प्रकार की है, कि ये पॉलिसी जो है जर्मनी के काम करती होगी। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो पॉलिसी हमें अपना लेनी चाहिए। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे, ना कि कौन सी पॉलिसी भारत को अपनानी चाहिए। उनका एक्चुअल स्टैंड निर्मल चंद्र चैटर्जी बताते हैं, जो बंगाल के हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे और ऑल इंडिया हिंदू महासभा के वाइस प्रेसिडेंट थे। इनके कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं जो सावरकर जी की तरफ से बताए गए थे, जिसका वर्णन अक्षय जोग ने अपनी पुस्तक के पेज 188 पर किया है। वो कहते हैं मार्च 1942 में कि हम नाज़िज्म और फासिज्म से नफरत करते हैं, हम हिटलर और मुसोलिनी के दुश्मन हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और हर तानाशाह के खिलाफ हैं जो मानव जात को गुलाम बनाने की कोई भी उम्मीद या अपेक्षा रखता हो। दिसंबर 1943 में उन्होंने कहा, हिंदू महासभा केवल लोकतंत्र के साथ है, हमारा लक्ष्य वही है जो वीर सावरकर ने कैलकाटा सेशन में बोला था, सभी नागरिकों के लिए बराबर अधिकार और सारे अल्पसंख्यकों के धर्म और उनकी संस्कृति की रक्षा। इन्हीं बातों से ये बात को समझ जाना चाहिए कि वीर सावरकर और हिंदू महासभा एंटी हिटलर और एंटी फाशिस्ट थे। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि वीर सावरकर के जीव्स के बारे में क्या विचार थे। वीर सावरकर के जीव्स पर जो विचार थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिसका वर्णन वो अपनी पुस्तक हिंदुत्व में भी करते हैं। अपनी पुस्तक हिंदुत्व में वीर सावरकर कहते हैं, अगर ज़ायोनिस्ट्स का सपना पूरा हुआ पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश स्टेट बनाने का, तो इससे हमें भी उतनी ही खुशी होगी जितनी हमारे ज्यूइश भाइयों को होगी। जब इसराइल का फॉर्मेशन हुआ था 1947 में, तब सावरकर जी ने 19 दिसंबर 1947 को एक स्टेटमेंट जारी किया था, जो कि विनायक दामोदर सावरकर हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स के पेज 135 पर अवेलेबल है। वो बोलते हैं, मुझे खुशी हुई यह देखकर कि कई बड़े देशों ने ज्यूइश लोगों के इंडिपेंडेंट स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है। और ये भी कहते हैं कि ज्यूइश स्टेट को जैसे बर्बाद करने की कोशिश करी गई थी, उनको पूरा पैलेस्टाइन मिलना चाहिए। इस पर एक बहुत बढ़िया पोस्ट है इतिहास अब्यूटन इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैं चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर पढ़ें। इन सारी बातों से यह बात तो क्लियर हो जाती है कि वीर सावरकर कोई हिटलर के फ़ैन नहीं थे, बल्कि वो ज्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान अपने हृदय में रखते थे। एक और झूठ जो जर्मनी के कुत्ते अक्सर फैलाते हैं वो ये है कि वीर सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था। वो सावरकर जी को इस चीज़ में फ्रेम करने की अक्सर सभी लोग कोशिश करते हैं कि सावरकर जी अंग्रेज़ों के साथ में मिल गए थे और इसलिए वो स्वतंत्रता आंदोलन के ही खिलाफ में थे। लेकिन पूरी बात जो है वो कोई बताना ही नहीं चाहते। विनायक सावरकर जी का क्या स्टैंड था, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्विट इंडिया मूवमेंट ओवरऑल एक कैसा मूवमेंट था। हिस्टोरियन आर सी मजूमदार अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के वॉल्यूम 3 के पेज 558 में लिखते हैं कि कांग्रेस लीडर्स को शायद यह ज़रूर पता रहा होगा कि उन्होंने कड़ो या मड़ो का नारा तो दिया, लेकिन ना तो कुछ किया और ना वो कभी मरे। उनकी हिम्मत और बलिदान से उनको प्रसिद्धि जरूर मिली, लेकिन 1942 का ये कैंपेन इतिहास में एक असफल और अव्यवस्थित आंदोलनों के रूप में याद रखा जाएगा। यहाँ तक कि खुद तब के कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी अपनी पुस्तक इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखते हैं कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि जब दुश्मन बॉर्डर पर है तब क्या अंग्रेज ऐसा कुछ सहेंगे। मैंने जब गांधी जी से पूछा कि रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, तो उनको कोई आइडिया था ही नहीं। गांधी जी ने सोचा कि धीरे धीरे वो आगे का प्लान तैयार कर लेंगे। जवाहरलाल को छोड़कर बाकी सब गांधी जी को फॉलो करने के लिए तैयार थे। हमारी बात तब खत्म हो गई जब उन्होंने मुझे एक पत्र लिख कहा कि हमारी सोच अलग है और इसलिए हम साथ काम नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस चाहती है गांधी जी के पथ पर चलना, तो मुझे अपनी प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा देना होगा। अंत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिस चिट्ठी का वर्णन कर रहे थे वो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 83 के पेज 98 पर अवेलेबल है। जवाहरलाल नेहरू भी अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यही बात लिखते हैं। ना तो पब्लिक या प्राइवेट मीटिंग में गांधी जी ने बताया कि उनके मन में क्या था, तो ना उन्होंने और ना कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोई डायरेक्शन समझा और ना ही किसी को समझाया, पब्लिक में या प्राइवेट में। बस यही एक बात के बारे में सब लोग को समझ में आया था और समझाया गया था कि सबको तैयार रहना है जब भी हो। क्विट इंडिया मूवमेंट और वीर सावरकर के क्या विचार थे ये तब पता चलता है जब कांग्रेस 14 जुलाई को एक रेजोल्यूशन पास करती है, जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के वॉल्यूम 2 के पेज 341 पर है, जहां कांग्रेस अंग्रेजों को देश छोड़ने का प्रस्ताव देती है।
लाहौर में रिपोर्टर्स से वीर सावरकर की बात होती है, जिसका वर्णन अखंड हिंदुस्तान लाधा पर्व के पेज 93 पर होता है, जहां वो कहते हैं कि हिंदुओं को एक राष्ट्रीय सरकार चाहिए। वो कभी भी वायसरॉय को यहाँ रहने पर सहमति नहीं जताएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस अब हिंदू महासभा के पथ पर चल रही है। मैं गांधी जी की मांग समझता हूँ कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं इस बात का समाधान नहीं निकाल पा रहा हूँ कि अंग्रेज़ों को अपनी सेना यहाँ क्यों छोड़नी चाहिए। वीर सावरकर के स्टेटमेंट को लेखक अक्षय जोग अपनी पुस्तक के पेज 167 पर सही से बताते हैं। वो लिखते हैं कि अंग्रेजी राज भारत में सेना के दम पर ही था। ये हास्यास्पद है कहना कि अंग्रेज़ों को ये देश छोड़ देना चाहिए और अपनी सेना को पीछे छोड़ देना चाहिए। पुणे में 2 अगस्त 1942 को वीर सावरकर एक भाषण देते हैं, जिसका वर्णन अखंड हिंदुस्तान लाधा पर्व के पेज 97 पर होता है, जहां सावरकर बोलते हैं, कांग्रेस ने अपने नाम में नेशनल लगाया हुआ है। अगर कांग्रेस वैसे काम भी करती है तो हिंदू महासभा उनके साथ काम करने को तैयार है, पर हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, अंग्रेज़ों को चले जाना चाहिए लेकिन अपनी सेना यहाँ छोड़कर। इसका क्या मतलब बनता है? दूसरी शर्त, अगर ऐसा होता है कि अंग्रेज़ और कांग्रेस किसी कॉम्प्रोमाइज़ पर आए तो कांग्रेस को यह वादा करना होगा कि हिंदुस्तान की अखंडता को कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त, कॉम्प्रोमाइज़ के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमानों को कोई भी स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए संविधान में। अगर कांग्रेस इन शर्तों को अपनाती है तो हिंदू महासभा उनका पूरा सहयोग करेगी स्वराज पाने में। जो कोई भी स्वराज लाता है हमारे लिए गुरु है। हमें स्वतंत्रता चाहिए लेकिन माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस एक रेजोल्यूशन पास करती है इन सब का वादा करते हुए, तो हम स्वतंत्रता संग्राम में खुशी खुशी उनके साथ मिल जाएंगे इस अखंड त्याग के लिए। तो सावरकर काम करने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनको कंसीडर ही नहीं किया। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि उस समय पर भारत का कैसा हाल था। पहला, वर्ल्ड वॉर के समय अगर अंग्रेज जाते तो भारत को फॉरेन इन्वेजन से खतरा हो सकता था। दूसरा, तुम अंग्रेजों से अपनी आर्मी यहाँ छोड़ने की उम्मीद नहीं रख सकते। तीसरा, पाकिस्तान बनने का खतरा था। चौथा, दोनों कम्युनिटीज़ में सिविल वॉर होने की संभावना थी। पांचवा, चांस था कि अफगान हमला कर सकते हैं भारत पर, और वैसा होता तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर जो मुसलमान थे वो भारत की जगह उन अफगानियों का साथ देते भारत पर हमला करने के लिए। एक स्वतंत्र देश में इन सबको काउंटर करने के लिए एक वेल ट्रेंड आर्मी की जरूरत थी। तब वीर सावरकर पहले ही इस खतरे को भाग गए थे और हिंदू मिलिटराइजेशन शुरू कर दिए थे। वीर सावरकर के शर्तों के बावजूद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, और जैसा कि कोई भी उम्मीद रख सकता था, अंग्रेजों ने सारे कांग्रेस लीडर्स को जेल में डाल दिया। वीर सावरकर ने 14 अगस्त 1942 को एक स्टेटमेंट जारी किया और वहाँ पे बोला कि अनहोनी हो चुकी है। कांग्रेस के पैट्रियोटिक लीडर्स जैसे मिस्टर गांधी अरेस्ट कर लिए गए हैं। हिंदू महासभा की पूरी सिंपथी उनके इस बलिदान के साथ है। हम ये भी चाहते हैं कि अगर अंग्रेज़ों को भारत से सिंपथी चाहिए तो उन्हें हिंदुस्तान को इक्वल स्टेटस देना होगा, और हिंदुत्व सपोर्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ने हमारी 3 शर्तों के अप्रूवल में कोई रेजोल्यूशन नहीं लाया है जो पुणे में बताए गए थे। इससे ये बात साफ थी कि वीर सावरकर और हिंदू महासभा ने पार्ट इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया था। 1942 में हिंदू महासभा का 24th एनुअल सेशन हुआ था। क्योंकि वीर सावरकर तब प्रेसिडेंट थे तो उनकी बारी थी, और जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो जाहिर सी बात है क्विट इंडिया मूवमेंट को ही लेकर वो बात करने वाले थे। वो समझाते हैं कि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को क्यों अपोज किया था। वीर सावरकर कहते हैं कि अंग्रेज़ों से ये बोलना कि भारत छोड़ो और अपनी सेना को भी यहीं पे छोड़ दो, वो भी तब जब देश के टुकड़े होने के खतरे हैं, ऐसे में ये पूरी तरह से हार जाने वाला केस था क्योंकि मिलिट्री अभी भी उतनी पावरफुल नहीं थी। उन्होंने समझाया कि वो जरूर कांग्रेस के मूवमेंट का सपोर्ट करते अगर वो जेन्युइन होता। सावरकर जी ने गांधी जी के पत्र को कोट किया जो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय लिखा था, और कहा कि कोई बुद्धिमान हिंदू कैसे इसको स्वीकार कर सकता है। उस पत्र में लिखा हुआ था, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है यदि ब्रिटिश सारी पावर मुस्लिम लीग को दे दे पूरे देश की तरफ से, और कांग्रेस पूरी तरह से लीग के साथ कोऑपरेट भी करेगी। दिस इज मेंट इन ऑल सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी। इस बात का वर्णन वीर सावरकर की पुस्तक हिंदू राष्ट्र दर्शन में मिलता है, किंतु कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 83 के पेज 187 पर भी इस पत्र का मेंशन है, जिससे यह पत्र पूरी तरह से सच्चा साबित हो जाए। क्योंकि वीर सावरकर जी ने क्विट इंडिया में भाग नहीं लिया था, इसलिए कांग्रेस के अखबारों ने उनकी बड़ी आलोचना करी थी। सावरकर जी इन सबका जवाब देते हुए बताते हैं कि क्या कांग्रेस और गांधी ने भगनानगर और भागलपुर में हिंदू महासभा की मदद करी थी, और ऐसी कई बातें समझाते हैं कि कांग्रेस के गुलाम बन के उन्हें अंधे की तरह अपनाना भले ही राष्ट्र के लिए खतरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं अपनाया जाएगा हिंदुत्व के सैनिकों द्वारा। एक आर्टिकल है रीडिस्कवरिंग सावरकर पे जो क्विट इंडिया मूवमेंट पर ही बेस्ड है। मैंने उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और मैं चाहूंगा कि आप उस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। उसमें और भी कई सारी बातें वो बताते हैं, जैसे किस तरह से पैन इस्लामिज्म को क्विट इंडिया मूवमेंट ने पावरफुल बना दिया था, जैसे तब के नॉन कोऑपरेशन उर्फ खिलाफत मूवमेंट ने ऐसा किया था, कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट एक स्प्लिट इंडिया मूवमेंट बन गया था। मैं चाहूंगा कि आप उस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। बहुत ही सीरियस एलिगेशन है जो विनायक दामोदर सावरकर और हिंदू महासभा के ऊपर में लगाया जाता है। वो ये है कि हिंदू महासभा ने वीर सावरकर के प्रेसिडेंटशिप के अंदर में मुस्लिम लीग के साथ में कोएलिशन करके मिनिस्ट्री और कैबिनेट फॉर्म किए थे। इसके दम पर यह दिखाया जाता है कि वो विभाजन चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कोएलिशन बनाया, जबकि असलियत ये थी कि कांग्रेस के मिनिस्ट्री को ने रिजाइन कर दिया था और क्विट इंडिया की वजह से बहुत सारे जेल में जा चुके थे। कांग्रेस के ना होने की वजह से मुस्लिम लीग पावरफुल बन सकती थी। इस खतरनाक स्थिति को काउंटर करने के लिए हिंदू महासभा ने हिंदू माइनॉरिटी एरियाज में कोएलिशन बनाया जहां मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री तय थी। वीर सावरकर का यह मानना था कि हिंदू महासभा मेंबर्स पूरी तरह से विभाजन के विरुद्ध रहे और कोई भी प्रो मुस्लिम बिल, एंटी हिंदू बिल या फिर किसी भी तरीके के ऐसे बिल जो विविसेक्शन में प्रॉब्लम ला सकते हैं या फिर अनार्की को जन्म दे सकते हैं, उसको हर हाल में अपोज करें, और ये हर हिंदू हित में हर हाल में करना है। वीर सावरकर ने 10 जुलाई 1943 को एक स्टेटमेंट जारी किया समझाते हुए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स के अलावा ये आपको रीडिस्कवरिंग सावरकर के आर्टिकल में भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो बेसिकली यही कहते हैं कि मुस्लिम मिनिस्ट्री एरियाज में हिंदू माइनॉरिटी की रक्षा करनी है और किसी भी प्रो मुस्लिम या पाकिस्तान डिमांड को टोटली अपोज करना है। इस कोएलिशन का परिणाम उदय माहुरकर अपनी पुस्तक वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के पेज 150 पर, और अक्षय जोग अपनी पुस्तक वीर सावरकर एलिगेशंस एंड रियलिटी के पेज 160 पर करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि कैसे
लोकल हिंदूज और सिख में अवेयरनेस आ गई थी और महासभा ने भी अपने कैबिनेट्स के डिमांड पर आधा पंजाब और आधा बंगाल रख लिया था और हिंदू महासभा ने पूरे के पूरे आसाम तक को भी बचाया था, जिसकी वजह से वीर सावरकर ने जिन्ना के पूरे बंगाल, पूरा पंजाब और पूरा आसाम रखने का सपना पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूँगा, जहाँ पे इस पहले वॉल्यूम में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से सावरकर जी ने मिनिस्ट्री बनाई थी, क्विट इंडिया को अपोज किया था और हिटलर की तारीफ करी थी और उसका पूरा सच्चाई किया था। इसका अगला वॉल्यूम मैं 2 दिन के अंदर अंदर में ले आऊँगा। फिलहाल यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी हिंदुओं में भी ये बात जाए कि उनको कितना ज़्यादा गुमराह किया गया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप इस सीरीज़ को पसंद करें। इस सीरीज़ का लिंक मैंने जैसा आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब चाहे तो वो ज़रूर देख सकते हैं शुरू से अंत तक में। यहीं पे मैं इस वॉल्यूम को खत्म करना चाहूँगा। प्रणाम।